और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड से मिल रही है। 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश होगी, पुष्प वर्षा होगी। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन फिलहाल करा चुके हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से ही शुरू हो गया था और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको ये जान लेना चाहिए कि अब ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात की जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसके लिए भी अब फिलहाल जो बुकिंग्स हो रही थी वो अब बंद हो चुकी है। अब अक्टूबर नवंबर के लिए दोबारा से बुकिंग जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बुकिंग जो है वो बंद हो चुकी है। 10 मई से फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। 20 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन फिलहाल करवाया। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में विश्व विख्यात 4 धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की बात करें तो 20 लाख के आसपास एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बता दें 19,25,617 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 8 मई से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है। जिन श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अभी तक नहीं करवाया वो 8 मई से हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण आप करवा सकते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए जहां सरकार से लेकर तमाम विभाग समन्वय के साथ तैयारी में जुटे, वहीं श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा, फूल बरसाए जाएंगे, फूलों की बारिश होगी और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह फिलहाल देखने को मिल रहा है। 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करवाया गया है, लेकिन अब ऑफलाइन भी शुरू होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि आपने अभी तक अगर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाया, आप भूल गए या आप जाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऋषिकेश और हरिद्वार से आप ऑफलाइन पंजीकरण अपना करवा सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि इनमें भोलेनाथ के भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ेंगे। ये खबर मिल रही है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा। 10 मई से 4 धाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हुए नजर आएंगे और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू होते हुए नजर आएगी। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा भी प्रारंभ होने जा रही है। यात्रियों की संख्या में इस बार ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चारों धामों के लिए यात्रियों की संख्या भी निर्धारित की गई। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने महत्वपूर्ण फैसले किए। यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण के साथ तीर्थ पुरोहित महापंचायत की ओर से तीर्थ पुरोहितों का नामांकन भी कराए गए हैं। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी ये भी है कि अमरनाथ जो बाबा बर्फानी उन्होंने दर्शन दे दिए हैं, क्योंकि 29 जून से यात्रा शुरू होनी है। तो जो तीर्थ यात्रा करने पर निकलने वाले हैं श्रद्धालु, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अमरनाथ में भी विराजमान हो गए हैं बाबा बर्फानी। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट पहनने का कारण बताया है। मुझे सिंपल कपड़े पसंद है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। ये सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो जारी हुआ है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले थे या फिर इसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, उनकी टी शर्ट के काफी चर्चे थे। हालांकि जब उनसे इस वीडियो में कुछ एक हल्के फुल्के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी नजर आ रही हैं और उन्होंने अपनी सफेद टी शर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। कभी देखा है मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। बढ़ते खबरों में आगे और स्वास्थ्य कारणों से शरद पवार के सभी कार्यक्रम रद्द। रैली को संबोधित करते हुए अचानक से गले में उन्हें दिक्कत हुई और बारामती स्थित अपने घर पर अब वो आराम कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, हेल्थ की कारणों की वजह से शरद पवार के सारे कार्यक्रम अब रद्द हो चुके हैं। बारामती स्थित अपने घर पर अब वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। दरअसल रैली के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, गले में अचानक उन्हें दिक्कत हो गई थी, जिसके बाद अब वो कोई भी जो चुनावी कार्यक्रम में फिलहाल करते नजर नहीं आएंगे। देखिए, तबियत खराब होने की वजह से फिलहाल किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे, शिरकत वो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। मायावती के हाथी पर सवार हुए केजरीवाल के पूर्व मंत्री केजरीवाल की टेंशन बढ़ाएंगे राजकुमार आनंद। आपकी बढ़ाएंगे आफत, नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, पहले आम आदमी पार्टी में रहे, मंत्री पद उनको मिला, लेकिन अब उनको हाथी की सवारी ज़्यादा पसंद आ रही है और इसीलिए उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। ये कहा जा रहा है कि बीएसपी के टिकट से वहाँ से इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। वैसे अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, या आप देखें जो उनके दिग्गज नेता हैं, किस तरीके से उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। तमाम ऐसे विधायक जो उनका साथ छोड़ रहे हैं और अब इस कड़ी में राजकुमार आनंद का नाम भी शुमार हो चुका है। देखिए, उन्होंने अखबारों में भी इसका जिक्र है प्रीति, ये खबरें बताते हैं
उन्होंने करोल बाग में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी पार्टी में आ गया हूं। आनंद ने कहा कि शुरू में मेरी करोल बाग में ही दुकान थी और उस समय बहन मायावती और कांशीराम मुझे राजनीति का पाठ सिखाया करते थे। तो देखिए, राजकुमार आनंद बीएसपी में शामिल, नई दिल्ली सीट से अब चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। मैंने बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली खबर आपको बताते हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कवायद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बुद्धदेव भट्टाचार्य का वीडियो जो है वो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बंगाल बना भ्रष्टाचार का अखाड़ा। एआई की मदद से बुद्धदेव भट्टाचार्य का वीडियो संदेश जारी किया गया है। महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में किया जा रहा है। और अगर राजनीति की बात करें तो आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, कुछ फनी वीडियोस होती है, कुछ संदेश देने की कोशिश, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जारी की जाती है। और इसी कड़ी में नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भट्टाचार्य जी का ये वीडियो जारी किया गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी दरवाजे खोले तो भी वापस नहीं जाऊंगा। उद्धव ठाकरे, बीजेपी जीती तो चीनी में भी छूटेंगे पटाखे। संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी। तो तमाम ये बड़ी बातें, चीन में भी पटाखे छूटेंगे, ये उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम बड़ी बातें कहेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने ये बात कही कि भले ही बीजेपी उनके लिए दरवाजे खोले, लेकिन वो अपने पूर्व सहयोगियों के पास वापस नहीं जाएंगे। ठाकरे ने इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। ठाकरे ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान तमाम ये बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है तो भारत के साथ साथ चीन में भी पटाखे फोड़े जाएंगे, क्योंकि नई दिल्ली में एक डरपोक सरकार होगी। तमाम ये बड़ी बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए। बढ़ते खबरों में आगे और रोहित वेमुला के परिवार को मिलेगा न्याय। पहले की जांच में कई विसंगतियां थी, कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट। और रोहित के परिवार के साथ खड़ी है कांग्रेस। वेणुगोपाल का ये स्टेटमेंट है। रोहित की मां राधिका वेमुला ने सीएम से मुलाकात की और 2016 में रोहित ने आत्महत्या कर ली थी। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस खड़ा साथ में है और रोहित वेमुला के परिवार के साथ, और रोहित वेमुला के परिवार को न्याय मिलेगा, ये वेणुगोपाल का स्टेटमेंट है। भले ही वेणुगोपाल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट है उसमें तो क्लियर हो गई कि उनके दलित होने को जो मुद्दा बनाया गया था ऐसा कुछ भी नहीं था और फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया था। इस बात का जिक्र किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। पुंछ हमले में आतंकी संगठन लश्कर का हाथ। 3 से 4 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले का मास्टरमाइंड अबू हमजा बताया जा रहा है। आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए और कल उनका जो पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और देखिए, क्योंकि अमर उजाला में फ्रंट पेज पर ये खबर छपी भी है, लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेना का, वायुसेना का काफिला इस जो आप देख रहे हैं इस वाहन में सवार था और किस तरीके से फ्रंट से आतंकी आते हैं, उनकी तरफ से 30 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई थी। और फ्रंट में देखिए जो शीशा है वो किस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा, गोलियों के निशान उसमें दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 से 4 आतंकियों ने पुंछ के सूरनकोट इलाके में क्योंकि शनिवार को घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में अब हमले का मास्टरमाइंड अबू हमजा बताया जा रहा है। हमजा राजौरी पुंछ में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है। हमले में अधिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से स्टील बुलेट का उपयोग किया गया। हालांकि अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का यानी कि लश्कर ए तैयबा का ही हाथ है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, स्कूल में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाएं, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते, ये सुविधा लैब स्मार्ट क्लास की तरह ही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी आपको बता रहे हैं कि स्कूलों में एसी का खर्च पेरेंट्स ही उठाएं, सुविधा लैब स्मार्ट क्लास की तरह ही है और मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ आप नहीं डाल सकते। तो फिलहाल ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। नई किताबें तेजी से पब्लिश कर रहे हैं एनसीईआरटी। किताबों की कमी पर निदेशक ने दिया जवाब। नए सेशन की शुरुआत में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब तेजी से पब्लिकेशन यहां पर चल रहा है। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। दरअसल आपको बता दें, कुछ ये जानकारियां भी मिली थी कि कुछ डुप्लीकेट्स भी बाजार में थे, इसको लेकर भी जानकारी मिली थी।
तो अब ये कहा जा रहा है कि नई किताबों का तेजी से पब्लिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से। बढ़ते हैं खबरों में आगे और आईसीएसई आईएससी बोर्ड के रिजल्ट आज और सुबह 11 बजे जारी होंगे नतीजे। आप रिजल्ट देख सकते हैं CISCE.org पर और इस साल नहीं होंगे कंपार्टमेंट एग्जाम। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो इंतजार था लंबे समय से वो खत्म हो रहा है। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के रिजल्ट आज जारी हो जाएंगे सुबह 11 बजे और आप रिजल्ट देख सकते हैं CISC.org.in पर। आगे बढ़ते हैं, बात ताइवान की करेंगे। ताइवानी राजदूत ने की चीन को निष्कासित करने की मांग। महासभा से निष्कासित करने की मांग की गई है। कहा कि यूएन का भागीदार बनने के काबिल नहीं है चीन और चीन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है यूएन। तो देखिए किस तरीके से ताइवान का सख्त रुख यहाँ पर सामने आया और ये कहा कि यूएन से निष्कासित चीन को किया जाए, इस बात के लिए वो काबिल नहीं है कि वो हिस्सा यूएन का बने। हालांकि देखिए किस तरीके से साफ तौर पर ये भी उसकी तरफ से कहा गया कि चीन पर कार्रवाई यूएन नहीं कर रहा है, जो होना चाहिए। महासभा से निष्कासित करने की मांग ताइवान की तरफ से की गई है और कहा कि यूएन का भागीदार बनने के काबिल चीन नहीं है। यानी कि ताइवान का ये कड़ा रुख चीन के लिए, और चीन जिस तरह की हरकतें करता है वो हर कोई जानता है। विस्तारवादी नीति के साथ वो आगे बढ़ता है। षड्यंत्र चीन के पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं और शायद इसी को लेकर, उसकी पॉलिसीज को लेकर, उसकी नीति को लेकर ये ताइवान का कड़ा रुख सामने आया। आगे बढ़ते नीट यूजी का पेपर लीक। पटना पुलिस ने 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया। पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एनटीए ने कड़ी सुरक्षा के बावजूद जो चूक हो रही है उस पर जवाब फिलहाल मांगा है। तो नीट और यूजी का पेपर लीक, आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो कितनी तैयारी करते हैं नीट यूजी के लिए, एग्जाम के लिए, पेपर लीक हो गया, दोबारा एग्जाम होगा, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुझे लगता है आपके अखबार में इसको लेकर जानकारी ये है महिमा कि पटना पुलिस ने जो आशंका थी पेपर लीक होने की, प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है गुप्त स्थान पर। साथ ही साथ इसमें राजस्थान से भी जानकारी ये है कि राजस्थान में भी पुलिस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 5 फर्जी परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया है। तो इसमें कार्रवाई लगातार जारी है। हाजीपुर से नीट परीक्षा में दूसरे की जगह फर्जी परीक्षार्थी शामिल थे, उसको गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा से भी यहाँ पर परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्न पत्र बदला गया। तो कई जगह से इस तरीके की चूक की खबरें सामने आई थी। गुप्त स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ हो रही है। एसएसपी ने बताया है कि पटना पुलिस को प्रश्न पत्र लीक होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। सोर्सेज की माने तो झारखंड के रांची स्थित सीबीआई यूनिट से पटना पुलिस को कुछ जालसाजों के नाम और नीट का प्रश्न पत्र लीक किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से अब इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है और अलग अलग स्थानों से कुल 8 लोगों को फिलहाल हिरासत में इसमें लिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। नरेश गोयल की जमानत पर आज होना है फैसला। जेट एयरवेज के फाउंडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने बेल का विरोध इसमें किया है। तो अब इस पूरे मामले में आज फैसला आना है। नरेश गोयल की जमानत पर आज फैसला आने का दिन है। जेट एयरवेज के फाउंडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। बढ़ते हैं खबरों में आके बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ चुकी, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे। और पलक, आपके पास इसे लेकर जानकारी? बिल्कुल, अमरनाथ धाम में विराजमान हो गए बाबा बर्फानी। दर्शन की पहली तस्वीर इसमें सामने आ गई, क्योंकि 29 जून से यात्रा होनी है शुरू। 19 अगस्त तक यानी यात्रा होनी, रक्षाबंधन के दिन तक यात्रा संपन्न हो जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी पवित्र गुफा से आरती जो है वो लाइव प्रसारण किया जाएगा और 29 जून से इस यात्रा को शुरू होना है। चारों तरफ बर्फ और बर्फ सिर्फ नजर आ रही है। प्रशासन हालांकि बहुत पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आज आपको बता दें कि ये तस्वीर जो सामने आई निकलकर, आसपास अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो जो तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ चारों तरफ नजर आ रहा है। बाबा बर्फानी को बाबा अमरनाथ और भगवान अमरेश्वर नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि अब यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलने वाली है। तो यानी कि जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ अब जुटने लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी लंबा इंतज़ार करते हैं भक्त दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के भी। और क्योंकि महिमा ने तो पूरी जानकारी आपको शुरुआत में दी कि अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्योंकि बंद हो गए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में जाके। देखिए, शिवलिंग की ऊंचाई की अगर बात करें हम तो किस तरीके से 8 फीट की है। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा, क्योंकि यात्रा को लेकर हम जानकारी आपको दे
रहे हैं। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। विशेषताएं हम आपको इस वक्त बता रहे हैं बाबा बर्फानी की, क्योंकि पहली तस्वीर आज तमाम न्यूज़पेपर्स में छपी है और क्योंकि अमर उजाला मेरे पास है तो देखिए फ्रंट पेज पर लिखा भी गया है कि बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर जो सामने आ चुकी है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। तस्वीर में बाबा भव्य आकार में नजर आ रहे हैं। गुफा के बाहर कई फुट बर्फ भी जमी है और इस बार 29 जून से अमरनाथ की आधिकारिक रूप से यात्रा शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। पूरी हो गई है बिल्कुल। नासा के 3 उपग्रहों की उम्र वैज्ञानिक चिंतित हैं और ऐसे में टेरा, एक्वा और जल्द बंद होंगे। मौसम की भविष्यवाणी में मिलती है इससे मदद। महिमा बताएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए नासा के 3 उपग्रहों की जो उम्र है वो पूरी हो गई है और अखबारों में भी फिलहाल इसका जिक्र विज्ञान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। टेरा, एक्वा और ऑरा जल्द बंद होंगे। ये भविष्यवाणी में मदद मिलती थी इसके ज़रिए और ऐसे में अब विकल्प अन्य चुनना होगा। आगे क्या विकल्प होगा वैज्ञानिकों के सामने देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन मौसम की चेतावनी इन्हीं उपग्रहों की वजह से होती थी और अब फिलहाल ये जल्द बंद होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसीलिए वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी है। आगे बढ़ते केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखा, निगरानी के निर्देश दिए। ब्रेन डेथ की अनदेखी, 10 लाख में सिर्फ 1 अंगदाता, 30 साल बाद भी सिर्फ 1092 दाता। अब 17 बिंदु वाला फॉर्म आपको भरना होगा, ये जानकारी भी है। और अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल से खबर है, जहां पर एएसआई को ट्रैक्टर से कुचला। ये जानकारी सामने आई है। रेत माफियाओं ने एएसआई को ट्रैक्टर से कुचल दिया है। चेकिंग के दौरान रेत माफियाओं ने एएसआई को कुचल दिया। एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर मौत हो गई है। आरोपी ट्रैक्टर चालक हालांकि गिरफ्तार है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो यहाँ पर ये बड़ी जानकारी शहडोल से है, जहां पर रेत माफियाओं का कहर देखने को मिला है। रेत माफियाओं ने एएसआई जो कि वहां पर कार्रवाई कर रहा था, चेकिंग कर रहा था, उस दौरान रेत माफियाओं ने एएसआई को कुचल दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें एएसआई महेंद्र बागरी जिनकी मौत हुई। बिल्कुल, तो देखिए अखबारों में भी जिक्र है एएसआई को ट्रैक्टर से कुचला, मौत और मध्य प्रदेश की खनन माफिया का दुस्साहस। मामले में चालक सहित 2 की अरेस्टिंग हो चुकी है और शहडोल मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक डीसी सागर ने कहा है कि सुरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी मुहैया कराने वाले को 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। और इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी शहडोल जिले के गोपालपुर क्षेत्र में अवैध खनन में लही ट्रैक्टर ट्रॉली में स्थानीय राजस्व विभाग ने एक अधिकारी को कुचल दिया था। बढ़ते इसी बीच खबरों में आगे भारत पाक सीमा तस्करों का पुराना गठजोड़ और पश्चिमी सरहद पर ड्रग्स अटैक। पंजाब के तस्करों से जुड़ा है ये नेटवर्क और करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई है। हेरोइन की खेप भी सीमा पार कराते थे और सीमा पार कराने को अपनाते थे नए नए हथकंडे। तो देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि किस तरह से भारत पाक सीमा तस्करों का पुराना गठजोड़ है और सीमा पार कराने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते थे। पश्चिमी सरहद पर ड्रग्स का अटैक और बड़ी खेप यहाँ पर पकड़ी गई है। पंजाब से तस्करों का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। प्रीति बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से इस पूरे जो तस्कर का गठजोड़ है इसके बारे में जो जानकारी मिली वो महिमा आप तक बता भी रही थी, पहुंचा भी रही थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। बांका में अजीबोगरीब अंदाज में शादी हुई है। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की करा दी शादी। मोबाइल फ्लैश की लाइट में शादी कराई गई है। आपको बता दें कि लड़की की मां ने खुद मांग में सिंदूर भरवाया। आपने अक्सर देखा होगा बिहार से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब अजब और गजबी तरीके से वहाँ पर शादी हो जाती है महिमा, और ये भी काफ़ी चर्चा का विषय बनेगी सोशल मीडिया पर तस्वीर महिमा। अजब गजब प्रेम कहानी, अजब गजब शादी और ये वीडियोस, ये जो तस्वीरें हैं इसकी फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और बांका से तस्वीर सामने आई। मोबाइल फ्लैश लाइट में शादी, लड़की की मां ने खुद मांग में सिंदूर भरवाया और ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की शादी फिलहाल करा दी। देखिए आपको जानकारी दें कि मामला राजौन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। परिजनों ने दोनों प्रेमी युगल को एक साथ देख लिया। इसके बाद परिजनों ने दोनों को पकड़कर राजौन थाने की पुलिस को के सुपुर्द कर दिया। ऐसी खबरें पहले सामने आ रही थी। फिर परिजनों ने दोनों प्रेमी युगल को पुलिस के हवाले जब किया। उसके बाद परिजनों ने दोनों की सहमति के बाद मंदिर में ही शादी करवा दी। और लोग किस तरीके से इन तस्वीरों को अपने फ़ोन में कैद करने लगे वो नज़र भी आ रहा है। लग रहा है कि हाँ ये रात का टाइम था, फ़ोन का जो फ्लैश था उसको ऑन करा और उसके बाद क्या था सबको तो आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरह के मोमेंट्स अपने फ़ोन में कैद करने के लिए चाहिए होते हैं। पलक ठीक है, तो बिहार से खबर हमने आपको बताई। बढ़ते खबरों में आगे भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम क्वालिफाइड और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो
भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने भी नाउस बहामास में विश्व एथलेटिक्स रिले में दूसरे दौर की हीट रेस के दौरान पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए महिलाओं की भी टीम इसमें शामिल थी। ये बड़ी जानकारी है। भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने सोमवार को विश्व एथलेटिक्स रिले में दूसरे दौर की हिट में दूसरे स्थान पर रहने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और इसके साथ ही भारतीय पुरुषों की टीम ने भी नासाउ बहामास में विश्व एथलेटिक्स रिले के लिए दूसरे दौर की हिट रेस के दौरान पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। रूपल चौधरी, MR पूवम्मा, ज्योतिका श्रीदांडी और सुभा वेंकटेशन ने 3 मिनट और 29.35 सेकंड का समय लेकर हिट नंबर 1 में जमैका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। और इससे पहले भारतीय टीम रविवार को पहले दौर की क्वालिफाइंग हीट में 3 मिनट और 29.74 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रही थी। देखिए, 2 बड़ी खबरें आपको लगातार फिलहाल हम बता रहे हैं। और जैसे कि आपको ऑलरेडी रंजना ने बताया भी कि रूपल चौधरी, MR पूवम्मा, ज्योतिका दांडी और सुभा वेंकटेशन की चौकड़ी ने 3 मिनट और 29 सेकंड का समय लेकर हीट नंबर 1 में जमैका के बाद दूसरे स्थान हासिल किया और पेरिस गेम्स का टिकट फिलहाल कटाते हुए नजर आए। तो भारतीय महिला और पुरुष टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं।